जय हिंद छात्रों, आपका अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा एजुकेशन में स्वागत है। आज हम देखेंगे समाज की रचना और स्वरूप के बारे में। हम जानते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है ना। हमें अगर किसी चीज़ की आवश्यकता होती है तभी हम उस चीज़ को ढूंढते हैं, है ना। और जैसे अगर वो चीज़ हमारे पास उपलब्ध नहीं होता तो हम उसे किसी भी तरह अपने उस कार्य को पूर्ण करने के लिए जुटाते हैं, है ना। अपने कार्य को पूर्ण करते हैं। तो कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। जब हमें किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती तो हम उसकी उसका आविष्कार वो चीज़ के बारे में हमारा ध्यान ही नहीं जाता, है ना। अपने हितों की रक्षा और आवश्यकताओं की पूर्ति के ध्येय से मनुष्य एक दूसरे के संपर्क में आता है ना। जैसे यदि हमें किसी चीज़ की आवश्यकता होती है और वो हमारे पास नहीं होता है तो हम उसे उस कार्य को पूर्ण करने के लिए किसी भी हद तक जाते हैं और दूसरे से मांगते हैं, या फिर जितना संभव हो सके उस क्षेत्र में काम कुछ भी करके उस साधन को जुटाते हैं, है ना। इस प्रकार अज्ञात रूप से वह समाज का निर्माण करता है और वह जो जैसे हम उस साधन का निर्माण करते हैं, जो उस साधन को जुटाते हैं, उसी से एक प्रकार से समाज का निर्माण होता है। आवश्यकताओं के बढ़ने के साथ साथ संबंधों के प्रकार तथा समाज के आकार में भी वृद्धि होती जाती है ना। इसी प्रकार जैसे पहले मनुष्य जब दुनिया की शुरुआत हुई थी तो मनुष्य कम थे, उसके बाद बढ़ते गए और ज़रूरत की चीज़ें भी आजकल हर चीज़ के लिए मशीन का उपयोग किया जाता है। बहुत सारे उपकरणों का आविष्कार हो चुका है, तो वो हमारी आवश्यकता के अकॉर्डिंग होते जाता है ना। अपने समय को बचाने के लिए हम मशीनों का आविष्कार करते हैं और मशीन हमारे काम को कम टाइम में पूरा कर देती है। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु भिन्न भिन्न व्यक्तियों द्वारा निर्मित समाज से उसके सभी सदस्य प्रभावित होते हैं, है ना। समाज की अपनी कुछ मान्यताएं होती हैं जिनका निर्माण विभिन्न सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आवश्यक हो जाती है। इन मान्यताओं का पालन प्रत्येक सदस्य के लिए अपने हित की पूर्ति और समाज की सुसंचालन हेतु आवश्यक होता जाता है। सदस्यों के हितों की जो हितों को जो दृष्टिगत करते हुए समाज कल्याण संबंधी अनेक जो संस्थाएं होती हैं, परिवार होता है, मोहल्ले, विद्यालय, पंचायत आदि का जो है आविर्भाव होता है ना। उनका जो है सहयोग होता है। फलतः समाज का आकार विस्तृत होता जाता है और नियंत्रण तथा सुसंचालन के ध्येय से सामाजिक नियमों में जटिलता, कठोरता और दृढ़ता आती जाती है, जिसका पालन प्रत्येक सदस्य के लिए आवश्यक होता है। पालन न करने पर सदस्य सामाजिक दंड और निंदा का जो है भागी होता है ना। समाज में रहने वाले जो समाज से अलग होते हैं उनको एक प्रकार की भिन्न दृष्टि से देखी जाती है, निंदा की दृष्टि से देखी जाती है, तो उसे समाज से अलग कर दिया जाता है इस टाइप से। समाज रचना के सिद्धांतों के अनुसार समाज के आकार की सीमा का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। इसका निर्माण दो व्यक्तियों के सामाजिक संबंधों से प्रारंभ होकर समग्र विश्व के सभी व्यक्तियों के सामाजिक संबंधों को समाहित करने की जो है क्षमता रखती है। जो इसका आकार बढ़ता जाता है, सामाजिक इकाइयों की संख्या में वृद्धि होती जाती है ना। प्रत्येक सदस्य सामाजिक आदर्शों, नियमों तथा मान्यताओं की पूर्ति करते हुए व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं रहता, चाहे वह समाज के किसी भी समुदाय अथवा इकाई से संबंधित हो, है ना। उपर्युक्त विवेचना से यह स्पष्ट है कि समाज के स्वरूप निर्धारण संबंधी कोई एक निश्चित रेखा नहीं खींची जा सकती, परंतु यहाँ हमारा तात्पर्य उस जन समुदाय से है जो अपने सदस्यों के हितार्थ एक इकाई के रूप में संगठित होकर निर्धारित आदर्शों एवं मान्यताओं के अनुसार विभिन्न संस्थाओं के सहारे क्रियाशील रहता है। भौगोलिक आधार पर इसकी एक निश्चित सीमा और सामान्य संस्कृति होती है ना। किसी क्षेत्र में अगर कोई त्यौहार मनाया जाता है या फिर उनका जो भी रीति रिवाज होता है वो अगर किसी को पसंद आ जाता है तो फिर वहाँ पे एकजुट होकर उसी त्यौहार को मनाया जाता है और उसमें बढ़ोतरी आती जाती है ना। इस प्रकार से अब देखेंगे कि व्यक्ति और समाज का क्या संबंध होता है। मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है। अपनी जन्मजात प्रवृत्तियों से प्रेरित होकर वह समाज का
निर्माण करती है। दूसरे शब्दों में मनुष्य अपने को जीवित रखने तथा अपने विकास के लिए समाज का निर्माण करता है। समाज विरोधी कार्य करने से वह डरता है। सामाजिक दंडों को वह निर्विरोध स्वीकार करता है ना। मतलब समाज में अगर रहना है तो सामाजिक नियमों को अपनाना, उन्हें पालन करना, और अगर हमसे कुछ गलती होती है तो हमें उस दंड को स्वीकार करना, जो भी उसके लिए दंड का प्रावधान है उसे स्वीकार करना, है ना। इस प्रकार से सामाजिक नियमों के पालन में अपने बड़े से बड़े मतलब स्वार्थों एवं हितों का वह बलिदान कर देती है। अपने सदस्यों के प्रति समाज के भी जो उत्तरदायित्व हैं उसे पूरी करती है। प्रत्येक सदस्य के व्यक्तित्व के समुचित विकास का उत्तरदायित्व समाज पर होता है। ऐसे सामाजिक नियमों, प्रथाओं एवं रूढ़ियों में जिनसे व्यक्तित्व के विकास में बाधा पड़ती है ना। सदस्यों को भी चाहिए कि समाज के विकास को ध्यान में रखते हुए उनकी मान्यताओं एवं नियमों का विकास करें। ऐसी प्रथाओं और रूढ़ियों का जो है का पालन जो विकास में बाधा हो रही है उसे त्याग देना चाहिए, है ना। अर्थात पूर्ण रूप से सामाजिक विकास की ओर समर्पित होना चाहिए, है ना। इस प्रकार से हम देखेंगे कि बालक का समाजीकरण किस प्रकार से होता है। व्यक्ति को कुशल नागरिक बनाने का दायित्व उसके समाज पर ही निर्भर करता है। समाज की विभिन्न संस्थाएं उनका समाजीकरण करती हैं। आयु के अनुसार रोना, हंसना, चलना फिरना सब चीज़ बालक जो है सीखता है, जो कि समाज के सहयोग से ही होता है। अपने कुटुंब परिवार के सहयोग से, विद्यालय के सहयोग से, किताबों से, है ना, आदि जो परंपराएं होती हैं, मान्यताएं होती है, वह जगह जगह के हिसाब से मतलब समय के आधार पे वह उससे परिचित होते जाता है, सीखता जाता है। स्वाभाविक रूप से वह सामाजिक नियंत्रणों को स्वीकार जो है करता जाता है, और सामाजिक दंडों का भी वह मतलब उस पर भय होता है कि मैं अगर मतलब जैसे कहीं पर भी लिखा रहता है कि सामाजिक स्थानों को मतलब यहाँ पर गंदा मत करें, कचड़े कूड़ेदान में ही डालें, इस टाइप का कुछ कोटेशन लिखा होता है। और ऐसे ही हमको मतलब अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखना चाहिए। कचड़े या फिर कुछ भी जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उसको कहीं भी नहीं फेंकने चाहिए। तो ये सामाजिक नियम बनाए गए हैं जिसको पालन करना हम सबको ज़रूरी है ना। जिसके लिए मतलब ऐसी गलती करने से पहले हमें डर होना चाहिए हमारे मतलब अंदर, और हमें ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। सामाजिक वातावरण से अपने को समायोजित करता है ना, मतलब एडजस्टमेंट करता है। मतलब समाज के प्रति जो नियम है, समाज का जो नियम है उसमें उसको पालन करते हुए अपने जीवन को एडजस्ट करना, है ना। अतः समाज की विभिन्न इकाइयों को जिन पर बालकों के समाजीकरण का भार है, ऐसा वातावरण प्रस्तुत करना चाहिए जिससे उन्हें समुचित रूप से अपने विकास का अवसर मिल सके और वे कुशल नागरिक बन सकें, है ना। अब हम देखेंगे समाज और विद्यालय। समाज और विद्यालय का क्या संबंध है। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि बालकों के समाजीकरण और उन्हें कुशल नागरिक बनाने में विद्यालय का जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। परंतु हमारे अनेक विद्यालयों के कृत्रिम वातावरण बालकों के व्यक्तित्व का समुचित विकास करने में सहायक होते हैं। घर और विद्यालय के वातावरण का अंतर जो है विद्यार्थियों के अंदर एक जो है असमंजस्य को डालते हैं। मतलब थोड़ा मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें घर मतलब कुछ चीज़ का समझ नहीं रहता है, वो समाज में रहते रहते धीरे धीरे उनमें मतलब ज्ञान आते जाता है। तो मतलब विद्यालय और घर में वो मतलब विभिन्नता नहीं समझ पाते हैं ना, उन्हें एक समान लगता है। घर और विद्यालय के वातावरण का अंतर विद्यार्थी को असमंजस्य में डाल देते हैं। फलतः बालकों का व्यक्तित्व अच्छी तरह विकसित नहीं हो पाता है। अतः बालकों के सर्वांगीण विकास हेतु विद्यालयों के वातावरण का समाज के वातावरण के अनुरूप होना आवश्यक होता है ना। अनेक शिक्षा शास्त्रियों का मत है कि विद्यालय जो समाज की एक ऐसी इकाई है जिसमें समाज के प्रतिनिधित्व की आशा की जाती है। परंतु हमारे देश के विद्यालयों एवं समाज के बीच जो विद्यमान वातावरण का जो असमानता होता है, विद्यालय मतलब उसको पूरा करती है। समाज एवं विद्यालय को एक दूसरे का पूरक होना चाहिए। व्यक्तित्व के विकास संबंधी जिन तत्वों का समाज में अभाव होता है उसकी पूर्ति विद्यालय के द्वारा ही होनी चाहिए। विद्यालयों का समाज से निकटतम संबंध होना चाहिए। उसे समाज की समस्त
विद्यालय का समाज से निकटतम संबंध होना चाहिए, है ना। उसे समाज की समस्त आवश्यकताओं और गतिविधियों से परिचित होना चाहिए, जिससे वह सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप कुशल नागरिकों के कुशल नागरिकों के निर्माण में सहायक हो सके, है ना, सफलता प्राप्त कर सके। विद्यार्थियों को सामाजिक समस्याओं के समाधान संबंधी आवश्यक शिक्षा प्रदान कर सके, है ना। विद्यालयों के कार्यक्रम का संगठन समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर करना चाहिए। इस प्रकार विद्यालय विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर, कर्तव्यपरायण और समाज और विद्यालय के प्रति सर्वांगीण विकास करने में सफल हो सके। समाज के विकास में विद्यालयों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान होता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि कुशल नागरिकों के निर्माण का उत्तरदायित्व एकमात्र विद्यालय पर ही निर्भर होता है। विद्यालय जिस प्रकार बालकों को शिक्षा देगी, विद्यालय बालक वही सीखेंगे। अतः विद्यालयों और समाज के बीच विद्यमान व्यक्ति को सामाजिकता का भयंकर विष है ना, विष को दूर करना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए विद्यालयों को अपने वातावरण की कृत्रिमता को समूल नष्ट करके समाज और उसके वातावरण के अत्यधिक निकट आने की आवश्यकता होती है। विद्यालयों को अभिभावकों की मांगों का समुचित आदर करना होगा तथा इस प्रकार की शिक्षा प्रदान करनी होगी जो विद्यार्थियों की व्यवहारिक जीवन के लिए उपयोगी हो सके। समाज से निकटतम संबंध स्थापित करने और प्रभावित करने के लिए विद्यार्थियों के अभिभावकों का सहयोग प्राप्त करना आवश्यक है ना, जिसके आधार पर विद्यालयों को सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करके अभिभावकों को आमंत्रित करना चाहिए। उसके समक्ष विद्यालयों की कार्यप्रणाली का विवरण प्रस्तुत करके विद्यालय और समाज में जो व्यक्तिगत अनुपात वाली जो समस्याओं का परामर्श करना चाहिए। इसी प्रकार अध्यापकों को चाहिए कि वे विद्यार्थियों के घर पर उनके अभिभावकों से मिलकर विद्यार्थियों की सामाजिक और पारिवारिक स्थिति और समस्याओं का ध्यान रखें, अध्ययन करें इसके बारे में। इस प्रकार विद्यालयों को समाज के अत्यधिक निकट लाने और उन्हें समाज की महत्वपूर्ण संस्था का रूप प्रदान करने में सफलता प्राप्त कर सकेंगे, क्योंकि समाज की मान्यताओं और सांस्कृतिक परंपराओं और उसकी दुर्बलताओं से परिचित होकर विद्यालय को समाज के लिए अत्यधिक उपयोगी बना सकें। विद्यालय समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में ही समर्थ हो सकेगा। विद्यालय से ही समाज की हमारे देश के भविष्य का निर्माण होता है और समाज का निर्माण होता है। इसीलिए विद्यालय जो है समाज के निर्माण में विशेष ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। समाज और विद्यालय में निकटतम संपर्क स्थापित करने की दूसरी विधि विद्यालय की सामाजिक जीवन के केंद्र के रूप में स्थापित करने से संबंधित है। देखा जाता है कि जो भी विद्यालय को होना चाहिए, समाज की संस्कृति के अनुकूल सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करें जिसमें उन्हें समाज का सहयोग प्राप्त हो सके। सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राष्ट्रीय त्योहारों तथा पर्वों जो भी पर्व है, त्यौहार है का आयोजन विद्यालय में होना चाहिए, जिससे नागरिकों को भाग लेने का अवसर उस पर मिल सके। इस प्रकार नागरिकों में विद्यालयों के प्रति जो है श्रद्धा का भाव उदय होगा और समाज तथा विद्यालय के बीच की दूरी जो है समाप्त हो जाएगी। गणतंत्र की सफलता के लिए देश के समस्त नागरिकों का साक्षर तथा शिक्षित होना अति आवश्यक है, जिससे वे अपने कर्तव्यों तथा अधिकारों को भली भांति समझ सकें, उनमें कर्तव्य पालन करने की क्षमता और दृढ़ता उत्पन्न हो सके, है ना, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सकें। इस प्रकार जहाँ कोमलमती बालक के सामाजिक हित को दृष्टिगत करते हुए उपयुक्त शिक्षा दी जा सकती है। जैसे कि पहले ही बताया जा चुका है कि सफलता प्राप्त करने के लिए विद्यालय को समाज के अत्यधिक निकट आकर उसकी अंतरंग संस्था के रूप में कार्य करना होगा। विद्यार्थी समाज और विद्यालय के बीच की ही कड़ी होती है। इनके द्वारा विद्यालय समाज से निकटतम संबंध स्थापित करने में सफल हो सकता है। संबंधों की स्थापना के लिए विद्यालयों एवं उनके पाठ्यक्रमों का संगठन इस रूप में होना चाहिए कि वे सामाजिक आवश्यकताओं के अनुकूल, है ना,
समाज उपयोगी शिक्षा दे सकें, नागरिकों को उनकी सामाजिक समस्याओं के समाधान से मतलब वांछित योगदान कर सकें, है ना। अब हम देखेंगे विद्यालय और समाज के सहयोग की आवश्यकता, है ना। बालक लगभग 6 घंटे प्रतिदिन विद्यालय में रहता है और शेष जो 18 घंटा होता है उसमें अपने दैनिक कार्य जैसे खाना पीना, सोना, अपने दोस्तों के साथ घूमना, माता पिता के साथ रहना, ये सब कार्य करता है। इससे स्पष्ट है कि समाज की जिन इकाइयों में वह अधिक समय बिताता है उसके मूल्यों, मान्यताओं एवं आदर्शों के प्रभाव से वह अछूता नहीं है, उनसे अलग नहीं है। दूसरे शब्दों में बालक विद्यालय एवं समाज दोनों से प्रभावित होता है। इस प्रकार समाज और विद्यालय के वातावरण की भिन्नता बालकों के विकास की एक जटिल समस्या बन जाती है। इसे दूर करने के लिए समाज और विद्यालय में सामंजस्य का होना आवश्यक है ना। विद्यालय और समाज मतलब एक दूसरे के पूरक हैं। इन दोनों में विभिन्नता मतलब पाई जाती है, लेकिन मतलब समाज और विद्यालय दोनों में सामंजस्य का होना अति आवश्यक है। वांछित सामंजस्य तभी स्थापित हो सकता है जब विद्यालय और समाज दोनों एक दूसरे की आवश्यकताओं से अवगत हों और सहयोग की कामना करते हों। समाज का सहयोग पाकर ही विद्यार्थी के विकास संबंधी सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन में विद्यालय को सफलता मिल सकती है। अधिकांश अभिभावक जो हैं बालकों को विद्यालय में प्रवेश करा देने के पश्चात, है ना, उनके विकास संबंधी उत्तरदायित्व से अपने आप को मुक्त समझ लेते हैं, है ना। मतलब घर में उनको ध्यान नहीं देते हैं, पढ़ाते लिखाते नहीं हैं, उनको लगता है कि हाँ जो भी है विद्यालय में सीखेंगे, है ना। लेकिन बच्चों को घर में भी पढ़ाना लिखाना, उनके मतलब जो भी है आचरण पे ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। परंतु यह उनकी जो है भूल होती है जो ये सब में ध्यान नहीं देते हैं। बिना समाज और विद्यालय दोनों के परस्पर सहयोग के बिना जो है बालक का समुचित विकास असंभव है। इसका मतलब समुचित विकास नहीं हो सकता है। विद्यालय एवं कुटुंब के वातावरण एवं आदर्शों में विद्यमान होने के कारण कुछ अभिभावकों के जो प्रतिस्पर्धा का भाव उत्पन्न हो जाता है और फलतः उन्हें विद्यालयों तथा उनके कार्यक्रमों से मतलब अरुचि हो जाती है, उन्हें उसमें कुछ इंटरेस्ट नहीं होता। वे कुटुंब आदर्शों की महानता की प्रतिष्ठा के प्रयत्नों द्वारा बालकों के विकास की स्वाभाविक गति पर आघात पहुंचाते हैं। अतः प्रत्येक दशा में अभिभावकों को चाहिए कि वे अपने विद्यालय के कार्यक्रमों में रुचि लें और विद्यालय को समाज के निकट लाने में सहायक हो सकें, है ना। विद्यालयों को भी चाहिए कि बालकों को समुचित विकास के लिए समाज के निकट आने का प्रयास करें और उसकी विभिन्न संस्थाओं तथा इकाइयों का सहयोग प्राप्त करें। इसके लिए मतलब कुछ साधन है ना, जो इस प्रकार है। विद्यालय का पाठ्यक्रम सामाजिक आदर्शों, मूल्यों एवं मान्यताओं के अनुकूल होना। दूसरा है समाज का सहयोग प्राप्त करने के लिए उसकी स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विद्यालयों का सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए, है ना। तीसरा देखेंगे विद्यार्थियों की सारी बातें मतलब विद्यार्थियों को जो सारी बातें ना बताकर अपितु उन्हें मतलब स्वयं अनुभव द्वारा ज्ञान प्राप्त करने का अवसर देना चाहिए। मतलब करके सीखने पर अधिक जोर देना चाहिए, है ना। चौथा हम देखेंगे राज्य की विभिन्न संस्थाओं में सहायता प्राप्त करने हेतु प्रयत्नशील रहना विद्यालय का कर्तव्य है ना। शिक्षा को अधिकाधिक समाज उपयोगी बनाने की चेष्टा होनी चाहिए। उसका छठवां हम देखेंगे कि बालकों को भी उनकी रुचि के अनुसार कार्यक्रमों के आयोजन हेतु प्रोत्साहन देना चाहिए। उसके बाद है कि बालकों के ज्ञान के विकास को ध्यान में रखते हुए पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त अन्य पुस्तकों के अध्ययन की भी सुविधा देनी चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे कि पाठ्यक्रम का चयन इस दृष्टिकोण से किया जाए कि मतलब समय अनुसार उनके काल, स्थान एवं परिस्थितियों के अनुकूल संशोधन, परिवर्तन किया जा सके। समय समय पर उनके सिलेबस को मतलब समय के अकॉर्डिंग मतलब जो भी मतलब करंट में जो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग उनके सिलेबस में चेंजेस होना चाहिए। जो पढ़ाई का स्तर है उसको ऊंचा उठाने के लिए जो भी नए मतलब टेक्निकल यूज़ हैं या फिर जो भी साधन है वो सबका प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार से हमें मतलब शिक्षा और विद्यालय और समाज का मतलब समान रूप से आगे बढ़ने में प्रेरणा मिलती है ना।